हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन। आज हम लोग इल्यूमिनेशन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं, जो प्रतिदीप्ति जिसको बोलते हैं उस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो, जो 51 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है किस उद्देश्य से? तो इसका उद्देश्य होता है स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। अधिक वोल्टेज औद्योगिक स्टेडियम आदि में किया जाता है। औद्योगिक और स्टेडियम आदि में अधिक वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है क्या कि कार्यालय और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? तो ये अर्ध प्रत्यक्ष कार्यालय और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार की प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? अर्ध प्रत्यक्ष मतलब प्रकाश व्यवस्था का प्रकार और उसका उपयोग स्थान। देखिए, इसको याद कर लीजिए, कभी कभी ये पूछता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में होगा घरों और औद्योगिक और प्रतिष्ठानों में। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कहाँ चाहिए? लोग घर में प्रत्यक्ष रहता है, औद्योगिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रत्यक्ष रहता है। तो प्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था घरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में। याद कर लीजिए ट्रिक से, जो घर में क्या होगा प्रत्यक्ष प्रकाश चाहिए और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रत्यक्ष प्रकाश चाहिए। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था ये अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में होता है। मतलब जिस कक्ष का हाइट मतलब अधिक ऊंचाई का है उसे क्या करेंगे? अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश का यूज करेंगे अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में। अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में अप्रत्यक्ष प्रकाश का व्यवस्था होता है सिनेमा हॉल में, डांसिंग हॉल में, होटल में, सजावटी कार्यों में। अप्रत्यक्ष ये सब क्या होता है? सुपरफ्लस दिखता है तो अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष प्रकाश सिनेमा हॉल में अप्रत्यक्ष प्रकाश होगा, डांसिंग हॉल में अप्रत्यक्ष प्रकाश होगा, होटल में सजावटी कार्यों में अप्रत्यक्ष प्रकाश होगा। ये सब प्रत्यक्ष दिखता है, इनडायरेक्टली दिखता है। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए। सामान्य प्रकाश व्यवस्था मुख्य द्वार के खंभों और उद्यानों में आदि में लगाया जाता है। सामान्य प्रकाश व्यवस्था मुख्य द्वार के खंभों पर और उद्यानों में आदि में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? तो ये पड़ती है 90%। 90% प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 90% किसी वस्तु पर रोशनी पड़ती है। 90% किसी वस्तु पर रोशनी पड़ती है। ठीक है, कह रहा है कि सेमी डायरेक्टर लाइटिंग सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रतिशत प्रकाश पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको 60 से 90%। सेमी डायरेक्टर लाइटिंग सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश पड़ता है? तो 60 से 90%। 60 से 90% प्रकाशीय व्यवस्था का सारणी देखिए। कह रहा कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 90%, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 90% और प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 60 से 90%, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 60 से 90%, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 10%, अप्रत्यक्ष 10%, अप्रत्यक्ष 10%, अप्रत्यक्ष 10%, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 10 से 40%, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 10 से 40%, समान प्रकाश व्यवस्था 50%। समान प्रकाश व्यवस्था 50%। देखिए, प्रकाशीय व्यवस्था का प्रकार होता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 90%, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 60 से 90%, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 10%, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 10%, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 10 से 40%, समान प्रकाश व्यवस्था 50%। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस प्रकार के प्रदीपन की दक्षता उच्चतम लेकिन चमक युक्त होती है? तो ये किस प्रकार की होती है? ये प्रत्यक्ष प्रदीपन की किस प्रकार की प्रदीपन की दक्षता उच्चतम लेकिन चमक युक्त होती है? प्रत्यक्ष प्रदीपन प्रकार की प्रदीपन की दक्षता उच्चतम लेकिन चमक युक्त होती है। इस विधि में 90% चमक सीधे वस्तु पर होती है, जब केवल 10% ही रिफ्लेक्ट या सीधे नहीं पड़ती है। 10% ही प्रतिशत ही रिफ्लेक्ट या सीधे नहीं पड़ती है। किस प्रकार के प्रदीपन की दक्षता उच्चतम लेकिन चमक युक्त होती है? तो प्रत्यक्ष प्रदीपन की। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप ताप दीप्त लैंप की श्रेणी में माना जाता है? ताप दीप्त लैंप की श्रेणी में माना जाता है हैलोजन। हैलोजन 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 ताप दीप्त की श्रेणी में माना जाता है हैलोजन। हैलोजन हैलोजन किसके श्रेणी में माना जाता है? ताप दीप्त की श्रेणी में माना जाता है। हैलोजन लैंप ताप दीप्त लैंप की श्रेणी में आता है। श्रेणी प्रकाश व्यवस्था में 240 वोल्ट आपूर्ति के लिए
कितने 6 वोल्ट की बल्ब की आवश्यकता होती है। आपूर्ति कितना चाहिए, आउटपुट कितना चाहिए, 240। और आपूर्ति वोल्टता जिसको आउटपुट वोल्टा बोलते हैं 240 चाहिए, ठीक है 240। अब बाय ये देखिए, अब आपका 240 हो गया। इसके बाद प्रति बल्ब वोल्टा रेटिंग वो कितना है आपका 6 वोल्ट है। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा कितना होगा, तो 40 कितना सी आंसर, ठीक है। अब देखिए श्रेणी बल्बों की संख्या इक्वल टू आपूर्ति वोल्टा बटा प्रति बल्ब वोल्टा रेटिंग, यही होता है आपका इसका फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के लैंप में ज्वलन घंटे न्यूनतम होते हैं। तो ज्वलन घंटे न्यूनतम होते हैं ताप दीप्त लैंप में। बिग नंबर आपसे कहा है कि 0.202 mm के व्यास वाले तार में एक धातु फिलामेंट लैंप बनाया जाता है, ठीक है। से एक 0.02 mm के व्यास वाले तार के एक धातु फिलामेंट लैंप बनाया जाता है, से एक धातु फिलामेंट लैंप बनाया जाता है जिसका फिलामेंट 240 वोल्ट है। लैंप का जो ये 2420 डिग्री सेल्सियस के फिलामेंट ताप पर 60 वाट प्रकाश फैलता है। तो लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको प्रतिरोध लैंप का प्रतिरोध निकालने के लिए कहा गया है। देखिए वोल्टता दिया गया है कितना 240 वोल्ट, शक्ति कितना है 60 वाट। तो आप देखिए आर इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी मतलब वी स्क्वायर बाय पी होता है आर इक्वल टू। अब देखिए वी स्क्वायर कितना, तो 240 का स्क्वायर तो 240 इंटू 240। अब बाई पी, पी का वैल्यू कितना था आपका 60। तो आप देखिए यहाँ से 6 चौक 24 40 और 40 चौका 6 चौक 24 4 और 24 चौका 96 960, 960 कितना है ए नंबर ऑप्शन। तो याद रखिएगा प्रतिरोध इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, वोल्टा बाय शक्ति, वोल्टा का स्क्वायर बाय शक्ति, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है एक 55 वाट के लैंप में 220 वोल्ट का मुख्य तार से संयोजित किया जाता है तो लैंप का धारा क्या होगा। देखिए P इक्वल टू वी आई होता है, क्या होता है वी आई, ठीक है। इक्वल टू वी इक्वल टू आर आई, ये ओम्स का लॉ है, क्या ओम्स का लॉ है। अब देखिए यहीं से हम P इक्वल टू वी आई डालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम अगर डाल देते हैं क्या, यहाँ से अगर हम R नहीं आई का वैल्यू क्या डाल दें हम P बाई वी डालते हैं। तो यही आई का वैल्यू अगर हम P बाई वी डाल दिए यहाँ से, तो आई का वैल्यू पी बाई वी डालेंगे तो आई वी आई इक्वल टू आर, आई का वैल्यू पी बाई वी डाल दिए, यही से हो जाता है वी स्क्वायर बाई पी हो जाता है आर का इक्वल टू, यहीं से फॉर्मूला आया है। अब देखिए पी इक्वल टू वी आया है, तो पी इक्वल टू वी आया है तो आई इक्वल टू क्या होगा पी बाई वी, पी बाई क्या हो जाएगा वी। अब पी बाई वी हो जाएगा तो वी कितना है आपका, वी है कितना पी कितना है आपका, पी था पावर, पावर कितना है 55 वाट और वी कितना है 220 वोल्ट। अब देखिए 55 से 11 5 55, 11 दूना 20 20, 5 चौका 20 और 1/4 क्या होता है 0.25 एम्पियर 1/4 होता है, ठीक है। तो P इक्वल टू वी आई याद कर लीजिए, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी। करा एक लैंप के प्रतिरोध की गणना यदि इसमें 10 वोल्ट की बैटरी के कारण 200 मेगा एम्पियर धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध की गणना करने के लिए बोला आपको प्रतिरोध की, तो V इक्वल टू आर आई, ठीक है। तो प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होगा V बाई आई। अब देखिए V बाई आई होगा, V कितना आपका 10 वोल्ट, I कितना है मेगा एम्पियर में है 200। अब मेगा एम्पियर को अगर एम्पियर में बदलेंगे तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पियर में बदल जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब हमको यहां तक आ गया, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं। अब क्या हुआ 20 इंटू 10 टू पावर 3, ये है आपका 1/20 इंटू 10 टू पावर 3। जब हम इसको प्रतिरोध निकालेंगे यहां तक हो गया हमको। अब देखिए अब यहां तक हो गया आपको, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 50 ओहा आ जाएगा, 50 ओम आ जाएगा। लेकिन एक ले हैं तो 10 के पावर क्या हुआ है, 10 के पावर आपका ये जो 10 के पावर है आपका, तो 10 के पावर -3 होगा, यहाँ कितना होगा 10 के पावर -3 होगा। और ये 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 10 के 1000 और बाई कितना 200। अब 200 5 1000 और 10 5 50 हुआ, ऐसे है। यहाँ पर एक गलती हो गया है, अगर हम किसको मेगा एम्पियर को एम्पियर में बदलते हैं तो 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होता है। आगे देखिए फिलामेंट लैंप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये तापन प्रभाव पर, तापन प्रभाव पर। फिलामेंट लैंप तापन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है फिलामेंट लैंप आमतौर पर के पावर फैक्टर पर काम करता है, किसके पावर फैक्टर पर काम करता है, तो एकक पावर फैक्टर पर काम करता है। फिलामेंट लैंप में टंगस्टन प्रयुक्त होता है जो प्रतिरोध की प्रकृति का होता है, अतः फिलामेंट लैंप की इकाई यूनिटी पावर फैक्ट का कारक पर काम कार्य करती है, यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि
धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल की हुई एक धातु की तार होती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे फिलामेंट कहा जाता है। धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल की हुई एक धातु की तार होती है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल की हुई धातु की तार होती है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। समानतः यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कह रहा है कि 1 वोल्टता प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल में वृद्धि होगी कब? कब कम होगी? कम होगी। 1 वोल्टता प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल में वृद्धि कम होगी। 1 वोल्टता प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल में वृद्धि कम होगी। जीवन काल में वृद्धि कम होगी। कह रहा है कि कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI रेंडरिंग इंडेक्स कलर रेंडरिंग इंडेक्स कलर रेंड ठीक है रिंग और इंडेक्स इंडेक्स होता है। कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI होता है? कौन सा कलर का? तो ये होता है इनकैंडिसेंट इनकैंडिसेंट CRI कलर रेंडरिंग इंडेक्स कलर रेंडरिंग इंडेक्स इंडेक्स इनकैंडिसेंट लैंप की सबसे अच्छी होती है। इनकैंडिसेंट लैंप की सबसे अच्छी होती है CRI। ठीक है। ताप दीप्त दीप का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये किससे? टंगस्टन से बना होगा। किससे बना होगा? टंगस्टन से बना होगा। किससे बना होगा? टंगस्टन से। अब कह रहा है चालक बल्बों में टंगस्टन होता है। जब टंगस्टन फिलामेंट से विद्युत प्रभाव प्रवाहित पर वह अपने उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। यह लैंप कार्बन फिलामेंट की अपेक्षा अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। यद्यपि टंगस्टन का गलनांक गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस 3400 डिग्री सेल्सियस है, परंतु लैंप का कार्यकारी तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है क्योंकि अधिक तापमान पर टंगस्टन वाष्पीकृत होने लगता है जिससे लैंप का भीतरी भाग धुंधला हो जाता है। टंगस्टन का गुणांक प्लस 0.0051 होता है तथा इसका विशिष्ट प्रतिरोध 6 म्यू ओम होता है। टंगस्टन का वाष्पीकरण रोकने के हेतु गलनांक उच्च रखा जाता है। गलनांक क्या रखा जाता है? उच्च रखा जाता है। कह कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये आपका GLS में लैंप में GLS लैंप जनरल लाइटिंग सर्विस। GLS परंपरागत प्रकार का लाइट बल्ब होता है जिसमें आर्गन गैस का इस्तेमाल होता है। यह गैस बल्ब की उम्र बढ़ाती है। यह गैस बल्ब की उम्र बढ़ाती है और इसमें टंगस्टन फिलामेंट की उम्र बढ़ाती है। ठीक है। आर्गन गैस बढ़ा जाता है इसमें। ऐसे सारे बल्बों में आपका कौन सा अक्रिय गैस नोबेल गैस ही भरा जाता है। निम्न में से कौन सा लैंप फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता? फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है ये कौन सा लैंप फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता? तो ये होगा नाइक्रोम फिलामेंट नाइक्रोम फिलामेंट लैंप फिलामेंट में प्रयुक्त नहीं होता। यह निकिल और क्रोमियम से 75% निकिल होता है, 25% क्रोमियम के अनुपात में रहती है। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का एक उदाहरण है? तो ये होता है विद्युत लैंप विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत लैंप विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कह रहा है 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है लगभग 5 से 7 वाट। 0 वाट लैंप की खपत 5 वाट से 7 वाट के मध्य होती है। 0 वाट का तात्पर्य शून्य से नहीं, इससे कुछ वास्तविकता खपत तो होती है। कह रहा है कि ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग होते हैं कितना गुना? 2 गुना। ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग 2 गुना होता है। लगभग 2 गुना होता है। ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग 2 गुना होता है। लगभग 2 गुना होता है। लगभग 2 गुना होता है। एक ताप दीप्त इनकैंडेसेंट लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी होती है? 1000 घंटे। एक तापदीप्त इनकैंडेसेंट लैंप की अपेक्षित सक्रिय अवधि 1000 घंटे होता है। कितना? 1000 घंटे। कह रहा है कार्बन फिलामेंट लैंप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो कार्बन फिलामेंट लैंप एक उद्दीप्त इंडिकेसेंट लैंप का उदाहरण है। कार्बन फिलामेंट लैंप एक उद्दीप्त लैंप इंडिकेसेंट लैंप की उदाहरण है। इसमें निर्वात के कॉच बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगा होता है। इसकी दक्षता 3.5 ल्यूमेन पर वाट होता है। अब कह रहा है कि इंडिकेटर लैंप के पास होंगे क्या होंगे? तो ये फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। इंडिकेटर लैंप के पास फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होंगे। फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होंगे।
आमतौर पर 0 वाट के बीच की शक्ति वाले लैंप को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निर्वात भरा लैंप। आमतौर पर 0 से के बीच की शक्ति वाले लैंप निर्वात भरे लैंप होते हैं। निर्वात भरे लैंप में कार्बन एवं टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। यह लैंप कार्बन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। यद्यपि टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस है, परंतु लैंप में कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इस लैंप का प्रकाश 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। इसकी कार्यकारी आयु 750 से 850 कार्य घंटे होते हैं। ठीक है, किसका? 0 से 50 वाट के बीच शक्ति वाले लैंप का। अब कह रहा है कि प्रकाश की एक समान तीव्रता के लिए टंगस्टन बल्ब, सीएफएल बल्ब और एलईडी बल्ब में से कौन अधिक शक्ति खर्च करेगा? तो ये टंगस्टन करेगा, टंगस्टन बल्ब करेगा। टंगस्टन का प्रतिरोध सर्वाधिक होता है, इसलिए यह अधिक शक्ति खर्च करेगा, अधिक शक्ति पावर खर्च करेगा। कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता? तो ये तापदीप्त लैंप। तापदीप्त लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता। प्रतिदीप्त लैंप निम्न दाब वाले मरकरी लैंप होते हैं, जिसमें एक क्लोरोसेंट ट्यूब होती है जिसके दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के फिलामेंट होते हैं तथा यह ऐसे पदार्थ से लेपित होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसके अतिरिक्त इस ट्यूब में मरकरी तथा आर्गन गैस भरी जाती है। मरकरी तथा आर्गन गैस भरी जाती है। प्रतिदीप्त नालिका को जब डीसी पूर्ति द्वारा काम में लिया जाएगा तो चाप को स्थिर करने के लिए उसमें निम्न शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे? प्रतिरोधक। प्रतिदीप्त नालिका को जब डीसी पूर्ति द्वारा काम में लिया जाएगा तो चाप को स्थिर करने के लिए प्रतिरोधक शामिल होगा। चाप को स्थिर करने के लिए प्रतिरोधक शामिल होगा। कह रहा है कि तापदीप्त दीपों के फिलामेंटों में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तापदीप्त दीपों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन का गलनांक उच्च है, इसीलिए। टंगस्टन का गलनांक उच्च है, इसीलिए तापदीप्त दीपों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग इसके उच्च गलनांक के कारण होता है। टंगस्टन का गलनांक 3340 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसे उज्ज्वल दीपक भी कहा जाता है। उज्ज्वल दीपक भी कहा जाता है, इसे उज्ज्वल दीपक भी कहा जाता है। साथ ही तापदीप्ति द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे आम बोलचाल की भाषा में बल्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ब भी कहा जाता है। विकल्पों में दिए गए लैंपों में से किस में वोल्टता के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ेगा? किस में? तो इनकैंडिसेंट लैंप में। इनकैंडिसेंट लैंप में दिए गए लैंपों की तुलना में वोल्टता के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ेगा इंडिकेसेंट लैंप में। ठीक है, कह रहा है बीआईएस के नियमों के अनुसार, बीआईएस के नियमों के अनुसार ये भारत सरकार का स्टैंडर्ड होता है। सभी दापदीप्त लैंपों की ऊंचाई रखी जाती है कितना? तो ये रखी जाएगी आपको 2.5 मीटर। बीआईएस नियमों के अनुसार सभी तापदीप्त लैंपों की ऊंचाई सामान्यतः 2.5 मीटर होनी चाहिए। जहां बीआईएस का पूर्ण विस्तार है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत सरकार का मानक है ये। गैस से भरा टंगस्टन तंतु फिलामेंट लैंप किस तापमान का कार्य करता है? किस तापमान का कार्य करता है? तो ये करता है 2300 डिग्री सेल्सियस। 2300 डिग्री सेल्सियस। गैस से भरा टंगस्टन तंतु फिलामेंट लैंप 2300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कार्य करता है। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक 74। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक 74 सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलता है? राजस्थान के देगना से निकलता है टंगस्टन, तो देगना खाद से। इसका प्रतीक डब्लू होता है। डब्लू होता है टंगस्टन धूमिल श्वेत रंग की धातु है जिसका गलनांक 2280 डिग्री सेल्सियस और घनत्व 19.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 19.332। अब कराए इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है जिससे ज्यादा प्रभावकारिता निम्न में से किसकी है? इंडिकेसेंट लैंप से ज्यादा प्रभावकारिता फ्लोरोसेंट लैंप की। फ्लोरोसेंट लैंप की दक्षता इनकैंडिसेंट लैंप से कहीं अधिक होती है। इसकी वोल्टेज रेटिंग 200 से 230 वोल्ट और औसत जीवन काल 5000 घंटे होते हैं। किसका? फ्लोरोसेंट लैंप का। प्रयोग आवासीय तथा औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए फ्लोरोसेंट लैंप का यूज करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैंप की दक्षता कितनी होती है? तो ये होती है 12 ल्यूमेन पर वाट। 12 ल्यूमेन पर वाट, 12 ल्यूमेन पर वाट लैंप की दक्षता। निर्वात धात्विक लैंप की दक्षता 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट। इफिशियंसी कितना होगा निर्वात धात्विक लैंप का? 8 से 10। निर्वात धात्विक लैंप 8 से 10। निर्वात धात्विक लाइन 8 से 10। गैस से भरा धात्विक फिलामेंट
गैस से भरा धात्विक फिलामेंट लैंप का जीवन काल दक्षता कितना होगा? 10 से 12 ल्यूमेन पर वाट, 10 से 12 ल्यूमेन पर वाट। कार्बन फिलामेंट का 2.4 से 4 ल्यूमेन पर वाट, 2.4 से 4 ल्यूमेन पर वाट कार्बन फिलामेंट का। इसके बाद लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का 10 से 15 ल्यूमेन पर वाट। लो प्रेशर सोडियम लैंप का 10 से 15, लो प्रेशर सोडियम लैंप का 10 से 15। हाई प्रेशर सोडियम लैंप का 150, हाई प्रेशर सोडियम लैंप का सबसे ज्यादा है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का 150 ल्यूमेन पर हार्ट। मरकरी वेपर लैंप 35 से 40, मरकरी 35 से 40, मरकरी 35 से 40। नियॉन साइन लैंप 15 से 40, नियॉन साइन लैंप का 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट। अब देखिए एस्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये होता है प्रकाशमान इनकैंडिसेंट में। एस्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव प्रकाशमान इंडिकेसेंट लैंप में अनुपस्थित होता है। इसमें आवृत्तिदर्शी यंत्र भी कहा जाता है, इसे आवृत्तिदर्शी यंत्र भी कहा जाता है, जिससे चलते हुए किसी पिंड का स्थिर रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इनकैंडिसेंट लैंप ग्लास इन्वॉल्व में क्या सम्मिलित होती है या होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिश्रण। इंडिकेसेंट लैंप में नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिश्रण, इसे बोलचाल की भाषा में बल्ब भी कहा जाता है। इसमें पतला धात्विक फिलामेंट होता है, जिसमें फिलामेंट गर्म होकर धारा प्रवाह करता है, और यह एसी तथा डीसी दोनों पर प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि एक लैंप की जो विभिन्न संकेतों को संकेतित करता है, जैसे आपूर्ति अथवा मोटर चालू बंद होना आदि, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संकेतक, इंडिकेटिंग लैंप। एक लैंप जो विभिन्न संकेतों के संकेतित करता है, जैसे आपूर्ति अथवा मोटर चालू बंद होना आदि, कहलाता है क्या? संकेतक, इंडिकेटिंग लैंप। लैंप जो विभिन्न संकेतों को संकेतित करता है, उसे संकेतक, इंडिकेटिंग लैंप कहते हैं। आमतौर पर योजनाबद्ध सिग्नल को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। वह भार जिसके शक्ति गुणांक का मान एक होता है, क्या होता है? तो ये तंतु लैंप, फिलामेंट लैंप होता है। शक्ति गुणांक का मान इकाई सदैव प्रतिरोध भार फिलामेंट तंतु लैंप के लिए होता है। इसी प्रकार का पश्चगामी गुणांक, शक्ति गुणांक प्रेरकीय लोड के लिए तथा अग्रगामी शक्ति गुणांक संधारितीय लोड के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस लैंप का ल्यूमेन पर वाट उच्चतम होता है? तो ये होता है आपका लो प्रेशर सोडियम लैंप का। कितना? तो ये आपका 10 से 15 था। कितना था? 10 से 15। हाई प्रेशर सोडियम लैंप का कितना होता है? 150। हाई प्रेशर सोडियम लैंप का 150 होता है। ठीक है, और लो प्रेशर का 10 से 15। ठीक है, लो प्रेशर सोडियम लैंप की ल्यूमेन दक्षता उच्चतम होती है। ठीक है, लैंप के संदर्भ में एलपीएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीएसबी का पूर्ण रूप होता है आपका लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, एलपीएसबी लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है इसके। लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके साथ किया जाता है? लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग सोडियम वाष्प लैंप के साथ किया जाता है। लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग सोडियम वाष्प लैंप के साथ किया जाता है। इनमें से विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग फ्लोरेसेंट ट्यूब में किया जाता है? तो ये गैस का आयनीकरण प्रभाव का। फ्लोरेसेंट ट्यूब विद्युत धारा का गैस के आयनीकरण प्रभाव पर कार्य करती है, आयनीकरण प्रभाव पर कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस द्वीप का पाणविक जीवन घंटों में सबसे लंबा होता है? किस द्वीप का? तो ये होता है उच्च दाब सोडियम द्वीप का। 24,000 कार्यकारी घंटा होता है। और उच्च दाब सोडियम लैंप जो होता है, ये कितना? 150 इसका ल्यूमेन पर वाट इसका क्या होता है? एफिशिएंसी दस्ता होता है। तो कह रहा है कि उच्च दाब सोडियम लैंप द्वीप का पाणविक जीवन काल सबसे लंबा होता है। इसका औसतन जीवन काल 2400 कार्यकारी घंटे होते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गैस विसर्जन दीप नहीं है? गैस विसर्जन दीप नहीं है ओएलईडी दीप। और इसके बाद धातु हैलाइड दीप, ये गैस विसर्जन दीप है। सोडियम विसर्जक दीप गैस है। सुखेटिंग कंपैक्ट प्रतिदीपशील, ये भी आप सुगठित, ये भी आपका क्या है? विसर्जक दीप है। दिए गए विकल्प में ओएलईडी दीप गैस विसर्जक दीप नहीं है। वास्तव में इसका पूर्ण विस्तार होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड यह एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो कंडक्टर के बीच कार्बन बेस्ड फिल्म बनाकर निर्मित किया जाता है, जिसे फलस्वरूप कंडक्टर करंट उत्पन्न करता है और फिल्म से लाइट निकलती है। फिल्म से क्या निकलती है? लाइट निकलती है। उस उस विद्युत
उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प में दो इलेक्ट्रोडों के बीच बिजली डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश मिलता है, उसको क्या कहता है? डिस्चार्ज लैंप। उस विद्युत लैंप को डिस्चार्ज लैंप कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प दो इलेक्ट्रोड के बीच बिजली के डिस्चार्ज मिलता है, जिसे आयनीकरण कहते हैं। इस प्रकार के लैंप में पार के वाष्प को क्या करेंगे हम? पारा के वाष्प को, इसके बाद वाष्प को एक्साइट करने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, इसलिए शुरुआती खर्च अधिक करना पड़ता है। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में प्रज्वालक का क्या प्रयोजन होता है? तो ये होता है प्रारंभ में उच्च वोल्टता स्पंदन उत्पन्न करना। प्रारंभ में उच्च वोल्टता स्पंदन उत्पन्न करना। कह रहा है कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में प्रज्वालक का प्रयोग वास्तव में प्रारंभक में उच्च वोल्टता स्पंद उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के लैंप की औसत आयु लगभग 2400 कार्यकारी घंटे तथा दक्षता 150 ल्यूमेन होता है, प्रति वाट होता है। वर्तमान में 35 से 1000 वाट तक उपलब्ध है। ज्यादातर प्रज्वलित समय 10 से 12 मिनट रहता है। सोडियम वाष्प लैंप की आंतरिक निस्सरण नालिका डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? तो नियॉन। सोडियम वाष्प लैंप के आंतरिक निस्सरण नालिका के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नियॉन गैस होती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रारंभ में हल्का गुलाबी तथा पूर्ण प्रचालन पर लगभग 15 मिनट के बाद पीली प्रकाश फैलाता है। कहा कि जब सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप को पहले चालू किया जाता है तो उसका रंग दिखने में होता है कैसा? तो लाल। जब सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप को चालित किया जाता है तो यह हल्का लाल या गुलाबी रंग प्रज्वलित करता है, जब समान प्रचालन में यह पीला रंग प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप का प्रज्वलन वोल्टेज किसके बीच होता है? तो ये किसके बीच होता है? 230 से 400 वोल्ट के बीच। सोडियम वाष्प लैंप का प्रज्वलन वोल्टेज 230 से 400 वोल्ट के बीच होता है। सोडियम लैंप में समांतर सोडियम तथा नियॉन गैस भरी जाती है तथा इसी भरी हुई गैस के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला लो प्रेशर लैंप तथा दूसरा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का कितना होता है? इतना एफिशिएंसी होता है ल्यूमेन पर वाट, और लो प्रेशर का 10 से 15 होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।